तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में पाषाण काल से संबंधित पूरी जानकारी लेने वाले हैं और ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। इसमें आपको प्राचीन काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये समझाया जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पाषाण काल को एक और नाम से जानते हैं, इसको स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और भारतीय इतिहास का वह शुरुआती आधार है जहां से मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। मानव जो है यहीं से धीरे 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 आगे चल के विकास शुरू हुआ है, ठीक है। ऐतिहासिक कालक्रम का वर्गीकरण अगर करें तो इतिहास के स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड्स या फिर एरा, और आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। ऐतिहासिक काल को कहते हैं हिस्टोरिक, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको है, समझिएगा कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना। ऐसा काल जिसका ना तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और ना पूरा तात्विक स्रोतों पर निर्भर है, उसको क्या कह देंगे? यह पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोत पे निर्भर रहता है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वो काल जो आ जाता है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है कि लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ का लिपि तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, ठीक है। और आता है ऐतिहासिक काल, क्या होता है तो इसमें लिखित साक्ष्य है और इनको पढ़ा भी जा सकता है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अभी तक का, ठीक है, मोटे तौर पे कहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बात समझते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, उन्होंने ही 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम से भारत का पहला पूरा पाषाणिक कालीन उपकरण जिसको कहते हैं हस्त कुठार यानी कि हैंडेक्स खोजा था। कहाँ? तो मद्रास के पल्लवरम में। कब खोजा? तो 1863 में, ठीक है। पहले समझते हैं पाषाण काल का त्रिस्तरीय विभाजन, ठीक है। पाषाण काल को भी 3 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। किस हिसाब से? तो तकनीक विकास, जलवायु परिवर्तन और औजारों की प्रकृति के आधार पे पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल का 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है और नव पाषाण काल का 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व को माना जाता है। अब समझते हैं पूरा पाषाण काल, इसको समझ लेते हैं क्योंकि 3 पार्ट में जब पढ़े हैं तो पहला पार्ट हम अभी समझ लेते हैं। यहाँ लोग जो थे शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। देखिए यह काल प्लीस्टोसीन काल खंड यानी कि हिमयुग के दौरान विकसित हुआ था। इसी समय पृथ्वी बर्फ से क्या हुई थी? तो ढकी हुई थी। जलवायु अत्यधिक ठंडी थी। मानव रूप में यहाँ पे नेग्रिटो प्रजाति के थे और यहाँ के लोग कंदराओं और गुफा में रहते थे। उन्हें कृषि या बर्तन का ज्ञान नहीं था, वो कृषि नहीं करना जानते थे, बर्तन बनाना नहीं जानते थे, है ना, मृदभांड भी बनाना नहीं जानते थे। औजारों और जलवायु के आधार पर इसे पुनः 3 चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। समझते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि औजार समझते हैं, तकनीक इसके बारे में समझते हैं। देखिए कोर उपकरण यहाँ पे था, यानी कि पत्थर के मुख्य भाग को तराश कर बनाए गए भारी औजार जैसे कि हस्त कुठार, बिदरणी, है ना, और खंडक जिसको चॉपर कहते हैं, ये सब यहाँ पे औजार मिलते हैं, भारी पत्थर के मिलते हैं, ठीक है। मुख्य पत्थर क्या होता था? तो यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर यानी कि स्फटिक पत्थर का यूज किया जाता था।
इसलिए इस काल के मानव को क्वाटरजाइट मैन भी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। अब यहाँ प्रमुख संस्कृतियों परंपरा को समझते हैं। तो यहाँ पे सोहन संस्कृति मिलेगी, जो कि उत्तर पश्चिम भारत यानी कि अब पाकिस्तान का जो क्षेत्र आता है, इस सोहन नदी घाटी में कंकड़ पत्थरों से बना चॉपर उपकरण मिले हैं। चॉपर क्या काम करता था? तो काटने का काम करता था किसी चीज को। देख सकते हैं इसका फिगर। ठीक है, अब आता है मद्रासी संस्कृति, जिसको एशुलियन संस्कृति भी कहा गया। दक्षिण भारत में हस्त कुठार की परंपरा मिली है, वहां से हस्त कुठार मिला है। हैंडैक्स जिसको कहा गया है, ऐसा होता था। और वहां कैसी परंपरा थी? तो एशुलियन परंपरा मिलती है। तो बोला जाए कि हैंडैक्स जो मिला था वो कौन सी परंपरा का मिला था? तो एशुलियन परंपरा का मिला था। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य पूरा पाषाण को समझते हैं। क्या है ये? तो औजार और तकनीक, फिर से वही बात। तो फलक उपकरण, इसको कहते हैं फ्लेक टूल्स। पत्थर को तोड़ने पर निकलने वाले नुकीले टुकड़ों, जिसको फ्लेक्स कहते हैं, से बना उपकरण है ना, और इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। अब क्या हो गया कि औजार जो और थोड़ा सा तीखे हो गए। यहाँ आपको क्या मिलता है? तो खुरचनी, इसको स्क्रैपर बोलते हैं। बेधक, जिसको और आता है बेदनी। ये अलग अलग प्रकार के औजार मिलते हैं, जिसका देख सकते हैं कि टिप जो है थोड़ा सा और शार्प हो गया है। मुख्य पत्थर, तो यहाँ पे चार्ट के पत्थर, जियास्पर होते थे, फ्लिंट होता था, ये सब बारीक पत्थर हुआ करते थे। और इनसे औजार थोड़ा सा और मॉडर्न हो गए थे उस जमाने से। अभी समझते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, ये क्या है? तो जलवायु परिवर्तन यहाँ होता है। हिम युग की समाप्ति होने लगी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र होने लगे। ठीक है, इस समय। अब समझते हैं मानव का विकास होता है यहाँ पे कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय इसी काल में होता है, उच्च पूरा पाषाण काल में होता है। इसका टाइम पीरियड 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, औजार और तकनीक समझते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड और ब्यूरियन उपकरण मिलते हैं। पहली बार हड्डियों से बने हुए सुई और हारपून जैसे औजार भी देखने को मिलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर समझते हैं कला और की शुरुआत। तो वास्तुकला और गुफा चित्रकारी की शुरुआत यहाँ से मिलता है। पूरा पाषाण काल के सबसे प्रमुख स्थल कौन से हैं भारत में, वो भी समझ लेते हैं। तो भीमबेटका सबसे पहले बहुत प्रमुख जगह मिलेगा। भीमबेटका भोपाल के पास संबंधित है, मतलब मध्य प्रदेश में है, और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें हरे और गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल चटकदार रंग है, पता नहीं कौन सा रंग यूज हुआ था कि आज तक एकदम सेम टू सेम वही दिखाई पड़ता है। अब आता है हथनौरा, जो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। नर्मदा घाटी में स्थित है ये, जहाँ से भारत में मानव खोपड़ी का पहला जीवाश्म मिलता है। इसीलिए इसको नर्मदा मानव भी कहते हैं, क्योंकि ये नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है, तीसरा समझते हैं बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तो मिर्जापुर के पास बेलन घाटी एकलौता ऐसा स्थल है जहां पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के क्रमिक अवशेष एक ही क्रम में मिलते हैं। और यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल की हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। समझ में आ रहा है? और एक आता है अतिरम्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अत्यंत प्राचीन पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार उपकरण यहाँ से प्राप्त होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल पे, क्योंकि पाषाण काल का तीनों पार्ट तो हम समझ चुके हैं। अब समझने वाले हैं भाग बी, जो कि आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ लोग शिकारी तो थे और पशुपालक भी हो गए, है ना, पशुओं को पालना सीख लिए थे। तो यह काल होलोसीन युग की शुरुआत के साथ मेल खाता है। यहाँ पे क्या होता है? होलोसीन यानी कि तापमान बढ़ने से क्या होता है? बर्फ पिघली, घास के मैदान यहाँ पे विकसित हुए। और जब बर्फ पिघलेगी तो पानी कहाँ आएगा? मैदानों में जाएगा, जहाँ से अलग अलग पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास उत्पन्न होंगे
और इससे छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवरों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब आता है कि औजार कैसे थे। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मतलब छोटे छोटे उपकरण बनाए जाते थे पत्थरों के। ये पत्थर बेहद छोटे 1 से 5 सेंटीमीटर नुकीले होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल पर लगाकर तीर कमान या दराती जैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। समझ सकते हो, देख सकते हो, ऐसे तीर कमान के जैसा या फिर ऐसा। तो अब आता है जीवन शैली में बदलाव क्या हुआ। तो मानव अभी भी शिकारी थे, लेकिन अब वो मछली पकड़ना और चिड़ियों का शिकार करना शुरू कर दिए थे। पशुपालक की शुरुआत यहीं से होता है। इस काल के अंतिम चरण में मानव ने पशुपालन की शुरुआत की थी। ठीक है, कब, मध्य पाषाण काल में। अब समझते हैं हम सब मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। तो सबसे पहले हम आदमगढ़ को देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ से भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। एक आता है सराय नाहर और एक आता है महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मानव कंकाल मिला है, युद्ध हिंसा के साक्ष्य मिले हैं, स्तंभ गर्त मिले हैं और सामूहिक दफन के प्रमाण भी मिले हैं सराय नहर से। और गुजरात से क्या मिला है, लखनाज से। तो यहाँ से बड़ी संख्या में माइक्रोलिथिक और मानव कंकाल मिले हैं। माइक्रोलिथिक कहने का मतलब सूक्ष्म पाषाण के उपकरण मिले हैं और मानव कंकाल मिले हैं। तो मध्य पाषाण से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल पे, इसको नियोलिथिक एज भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में समझते हैं क्या है बात। देखिए, अब आता है कि महान पुरातात्विद गॉर्डन चाइल्ड जो थे ने इस काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहा था, क्योंकि इसके कारण मानव जीवन का पूरी तरह ही क्या हो गया था, बदल गया। कैसे बदला समझते हैं। तो अब यहाँ पे कृषि का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। पहले पशुपालक थे, शिकारी थे, लेकिन अब कृषि का प्रारंभ यहाँ से देखने को मिलता है। तो मानव खाद्य संग्राहक से बदलकर खाद्य उत्पादक, जिसको कहते हैं फूड प्रोड्यूसर, बन गया। गेहूं, जौ और चावल की खेती शुरू हो गई। यहाँ से लोग देखिए, जब लोग कृषि करेंगे तो कृषि जब धान, गेहूं, चावल कुछ भी उगाया जाएगा तो कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5 से 6 महीने तो इस जगह को छोड़ के जाएगा नहीं, तो एक जगह पे रहना सीख लिए, है ना, उसका देखभाल भी तो करना है। तो यहाँ से अस्थायी निवास होना शुरू हो जाता है। खेती की देखभाल के लिए मानव ने नदियों के किनारे मिट्टी और सरकंडों के घरों में अस्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। और औजार तकनीक यहाँ से मिलता है कि घिसे हुए और पॉलिशदार पत्थर के उपकरण, जिसको पॉलिश्ड स्टोन टूल कहते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, मूसल, ओखली, ये सब मिलना शुरू हो जाता है। अब आता है बर्तन का आविष्कार यहीं से होगा, क्योंकि अनाज उगा रहे हैं, घरों में निवास कर रहे हैं, तो बर्तन भी तो बनाएंगे। तो अतिरिक्त अनाज को सुरक्षित रखने के लिए चाक यानी कि व्हील की मदद से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहीं पे विकसित हुई। ठीक है, यह था नवपाषाण काल। अब इससे महत्वपूर्ण संबंधित स्थल को समझते हैं कौन कौन सा है। तो मेहरगढ़ को पहले देखेंगे, जो कि आज के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि यानी कि कपास, गेहूं, जौ का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। यहाँ कच्ची ईंटों के चौकोर घर भी मिले हैं मेहरगढ़ में। बुर्ज होम को समझते हैं, जो कि कश्मीर में है। इसका अर्थ है भुर्ज वृत्त का स्थान। यहाँ की अनूठी विशेषता थी कि गर्तावास मिली है। गर्तावास यानी कि लोग जमीन के अंदर घर बनाकर रहा करते थे, यानी जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहना। यहाँ माली के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का अनोखे साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, तो बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में है, आज के कश्मीर। गुफ्र कराल क्या है, तो कश्मीर में पड़ता है। इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। क्या है, कुम्हार की गुफा। यहाँ से कृषि और पशुपालक दोनों के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। अब समझते हैं कोल्डिघवा
चिरांद और दक्षिण भारतीय स्थल जो कि नवपाषाण काल से संबंधित होने वाले हैं। सबसे पहले कोइडिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो बेलन घाटी में स्थित है, जहां से विश्व में धान यानी कि चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, एक और है लाहुरदाव ऐसा कुछ करके, लाहुरदाव या लहरदग्गा ऐसा कुछ है, अभी दिमाग में थोड़ा भूल रहे। उस वहां से भी चावल का कृषि का साक्ष्य मिला है, जो कि माना जाता है कि 7000 से 9000 वर्ष पुराना माना जाता है, और वो इससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ठीक है, अब एक आता है चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, सारण जिले में स्थित यहाँ पे चिरांद है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में हिरण के सींग से बने उपकरण यानी कि बोन टूल्स मिले हुए हैं। दक्षिण भारतीय स्थल समझते हैं तो एक आता है पिकलीहल और उतनूर, ब्रह्मगिरी, ये सब यहाँ से राख के टीले, इसको एस मॉन्ट्स कहते हैं, मिले हैं, जो नवपाषाण काली चरवाहा समुदायों द्वारा मवेशियों के गोबर को इकट्ठा करके जलाने से बने हैं। ठीक है, तो ये आता है। अभी समझते हैं ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल के बारे में समझेंगे कि वैसा काल जहां पे तांबे का भी यूज हो और पत्थर का भी यूज होता है, यानी कि पत्थर का यूज पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो नवपाषाण काल के अंत में मानव ने पत्थर के साथ साथ धातु यानी कि सर्वप्रथम तांबा का खोज हुआ था का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। जैसे कि आहार हो गया, मालवा हो गया, जोरवे संस्कृति हो गई, ये सब कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं। यह ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति, जिन्होंने बाद में हड़प्पा जैसी कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता का पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था। और यहाँ से आपको ग्रामीण संस्कृति से हड़प्पा जैसी नगरीय संस्कृति में बढ़ते हुए नजर आना शुरू हो जाएगा। शैल चित्रण समझते हैं, रॉक आर्ट का महत्व। तो भीमबेटका जैसी गुफाओं में बने चित्र केवल मनोरंजन नहीं थे, वे तत्कालिक समाज की सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, सामूहिक शिकार, नृत्य, लैंगिक श्रम विभाजन, गर्भवती महिलाओं के चित्र और धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ से अलग अलग प्रकार के चित्र मिले हैं जो कि उनका समूह को दिखाता है, उनके कल्चर को दिखाता है। पर्यावरणीय प्रभाव देखते हैं तो देखिएगा, हिम युग से यानी कि प्लीस्टोसीन कालखंड से होलोसीन युग में संक्रमण ने वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित किया, जिससे मानव को मजबूर किया खाद्य संग्रह को छोड़ के कृषि तकनीक की ओर कदम बढ़ाने से। ठीक है, ये बात आता है। तो हमारा वीडियो जो आज का है वो यहीं तक होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको पाषाण काल पूरी तरह से समझ में आया हो।